प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर ली थी और किस तरीके से आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पता लगा सकते हो ग्राफिकली। हम लोगों ने देखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, कंसंट्रेशन कम करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है और एक पॉइंट पर वो वाई एक्सेस को इंटरसेक्ट कर जाती है और वही पॉइंट जिस पर कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली जीरो होता है वो आपकी लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन हो जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोगों ने देखा था कि कर्व जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन करा और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हुआ, कर्व एकदम से ऊपर चला गया और आपका वाई एक्सेस और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन एक दूसरे के पैरेलल हो गया और वो पता नहीं कब जाकर मिलेगा और वो हम लोगों के लिए निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो अब सवाल ये आता है कि चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो निकाल सकते हैं। कैप एम नॉट भी बोलते हैं और कैप एम इंफिनिटी भी बोल सकते हैं इसको। एक्चुअली इसको दो तरीके से लिखा जाता है, या तो कैप एम नॉट भी लिख सकते हो या कैप एम इंफिनिटी भी लिख सकते हो। देखो मैं आपको इन दोनों टर्म का मतलब भी सिखा दूं, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहां पर इस टर्म का मतलब होता है इनफाइनाइट टाइम्स आपने क्या करा है, डाइल्यूशन करा है, तो इसलिए आपने ऊपर इंफिनिटी का साइन लगाया है। फिर कई कई बुक्स में आपको ये कैप एम नॉट दिखाई देता है ना। तो ये कैप एम नॉट का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकली यहां पर कंसंट्रेशन जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट का वो कितना हो गया, जीरो। मतलब यहां पर आपका इलेक्ट्रोलाइट जीरो हो गया, पूरी तरीके से कैटायन एनायन में डिसोसिएट हो गया। कैटायन के कितने मोल बचे, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल बचे, 0 मोल। यानी इस लेवल पर आकर कैटायन और एनायन में पूरी तरीके से आपका इलेक्ट्रोलाइट बिखर चुका है। अब आपके इलेक्ट्रोलाइट का 0.0001% भी कुछ नहीं बचा है, वो पूरी तरीके से जीरो हो गया है। इसलिए दोनों टर्म्स आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो निकाल सकते हो, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए साहब क्या किया जाए। तो यहां पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की कोलरॉश ने, और एक कोलरॉश लॉ हमारे सामने प्रपोज करा। और सबसे पहले कोलरॉश लॉ की मैं आपके सामने डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज कोलरॉश लॉ। तो कोलरॉश लॉ ने बोला दैट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, रिमेंबर गाइज यहां पर कोलरॉश ने वर्ड यूज करा है एनी इलेक्ट्रोलाइट। व्हाई ही यूज द वर्ड एनी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यहां पर कोलरॉश लॉ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लग रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लग सकता है। और देखो हम इसको कैसे यूज करेंगे। सो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस है ना, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू, अब ये जीरो इधर मत ऐड कर देना ना, कंसंट्रेशन जीरो, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द, will be the sum of the molar conductivity of cation and molar conductivity at infinite dilutions of anions। क्या ये बात समझ में आ रही है। सीधी सी भाषा में हमने क्या बोला कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होगी, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायंस। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू द सम ऑफ the contribution of individual ions, बहुत इजी है। क्या बोला मैंने बोला कि अगर मेरे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है और मुझे यह पता लगाना है कि उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस क्या होगी, तो मैं ये चेक करूंगा कि उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इंडिविजुअल कैटायन की कितनी मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और मैं चेक करूंगा कि उसके एनायन की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जब मैं दोनों का सम कर दूंगा
तो मुझे मेरे इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज कॉलरॉश लॉ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मेरे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम है HCl। नाउ वी ऑल नो HCl तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था यहाँ पर एनी इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग वीक दोनों आ गए। तो पहले स्ट्रॉन्ग से शुरू करते हैं। मुझे इस HCl की मोलर कंडक्टिविटी चाहिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मैंने लिखा कैप और यहाँ पर m की जगह मैंने HCl लिख दिया क्योंकि मुझे HCl की मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। रेस टू द पावर 0, पावर नहीं बोलेंगे, कैप m नॉट बोलेंगे, ये 0 का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो इट विल बी इक्वल टू, कुछ लोग इसे लैम्डा से भी लिखते हैं, कैप से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। दिस इज योर कॉलरॉश लॉ। इजी, सिंपल एंड सोबर। आप लोगों को अब एक मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हम HCl का तो चलो इनको ऐड करके निकाल देंगे, लेकिन इनके इंडिविजुअल का क्या होगा? इनकी इंडिविजुअल वैल्यू H प्लस की क्या है, Cl नेगेटिव की क्या है, क्या होगा? तो बच्चों कॉलरॉश ने इन सभी इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस हमें प्रोवाइड करा दी थी और हम लोगों के पास में उसका एक टेबल होता है जिस टेबल से हम इसे रेफर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो नो डाउट आप लोगों को इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज स्पेसिफाई की हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल चलो अपन एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेकर चलते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं, लेकिन पहले जरा इतना नोट कर लो। देख लिया? चलिए अब यहां पर लेट्स इमेजिन हमारे H प्लस यानी हाइड्रोजन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले रहा हूं, है ना, मतलब मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूं जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। 492 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यू ली है। और अपन मान लेते हैं क्लोरीन की वैल्यू हो जाती है कुछ लेट्स से 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अब आपके पास में एक क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl। तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा HCl बनता है कैटायन एनायन से। आपको क्वेश्चन में कैटायन की वैल्यू गिवन है, एनायन की वैल्यू गिवन है, तो दोनों का सम कर दो। तो ये बन जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl। 1 + 2 3, 998, 1 कैरी 5, 583 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हो गई आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है ये। दिस इज योर कॉलरॉश लॉ। नाउ कॉलरॉश लॉ को पढ़ते हुए आई थिंक इतना आप लोगों ने नोट कर लिया। क्या मैं इतना रब कर सकता हूं? नाउ प्यारे बच्चे सब इस बात को ध्यान रखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास में कुछ ऐसे सॉल्ट्स आ जाते हैं या कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं जिसके अंदर एक कैटायन और एक एनायन ना होते हुए एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक सॉल्ट है जिसका नाम है Ma2। दिस इज एन हाइपोथेटिकल सॉल्ट Ma2। तो जब ये Ma2 टूटता है तो यहां पर बनता है M डाई पॉजिटिव प्लस 2A नेगेटिव। तो यहां पर आप लोग सब इस चीज को देख सकते हैं कि आई हैव 2 एनायंस एंड 1 कैटायन। अब इसका अगर आपको कॉलरॉश लॉ की वैल्यू निकालनी हो, मतलब अगर आपको इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो Ma2 का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इसके लिए क्या वैल्यू लगेगी? इनफाइनाइट लगा लो, 0 लगा लो, जो भी इच्छा हो। तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे N मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस N मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वाला बच्चों इनके लिए फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्ट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू दिस। अब यहां पर आप लोगों को ये तो पता है दैट लैम्डा A नेगेटिव 0, मतलब ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन ये N का मतलब क्या है? तो बेटा यहां पर N का मतलब है इट्स के नंबर ऑफ आयंस। मतलब यहां पर आपको चेक करना होगा
आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि इनके आयन्स कितने हैं। अगर एक एक आयन है दोनों के तो 1 लिख के छोड़ दो, 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत भी नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर 2 है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एनायन अपने पास में कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 2। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ma2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 लगाया मोलर कंडक्टिविटी के आगे। मोलर कंडक्टिविटी के आगे 2 क्यों लगाया, क्योंकि एनायन के मेरे पास में कितने आयन्स है, 2 आयन्स है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से अब आप लोग किसी भी आई रिपीट सॉल्ट की इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। बस आप लोगों के पास में क्वेश्चन के अंदर इंडिविजुअल आयन्स की मोलर कंडक्टिविटी होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर टू यू? क्या बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? तो दिस इज योर कोलरॉश लॉ, यही है आपका कोलरॉश लॉ। अब मैं आपको सिखाता हूं, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब मैं आपको सिखाता हूं कोलरॉश लॉ का एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत शानदार एप्लीकेशन। क्या हो कि अगर आपके पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या हो कि अगर आपके पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो लेट्स से हमारे पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम है Ma। हमारे पास में Ma नाम का एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एंड राइट नाउ इस सिचुएशन में हमारे पास में ना तो हमारे पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम है Ma। अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। यू हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास में ना तो M की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस है, ना A की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या किया गया होगा? तो कोलरॉश ने क्या सोचा होगा? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कोलरॉश ने सोचा कि ठीक है, मेरे पास में अभी इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में M की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस नहीं है, ना इस एनायन A की मेरे पास में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस है। तो कोलरॉश ने सर्च करना स्टार्ट किया कि क्या मेरे पास में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर M नाम का केटायन आता हो। अपन एग्जाम्पल भी साथ में लेकर चलते हैं। यहां पर मान लीजिए मुझे इस एसिटिक एसिड में CH3COOH इस सॉल्ट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस निकालना है। तो ये अपना केटायन है और ये अपना केटायन है और ये अपना एनायन है। यहां पर M अपना केटायन है और A अपना एनायन है। मतलब यहां पर A कौन है? A है आपका CH3COO नेगेटिव और M कौन है? H प्लस। तो कोलरॉश ने सोचा कि क्या मेरे पास में ऐसा कोई सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या मेरे पास में ऐसा कोई सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें H प्लस नाम का केटायन हो या M नाम का केटायन हो। तो उन्होंने बोला हाँ, ऐसा मेरे पास में हो सकता है। सिमिलरली मेरे पास में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जिसमें A नाम का एनायन हो या CH3COO नेगेटिव नाम का एनायन हो, और उन्हें ऐसा मिला भी। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया कि CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम एसीटेट का उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया। वो खुश हो गए, चलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? अरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आप कोलरॉश लॉ लगा लो या वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी पता लगा सकते हो, आप इसके इंडिविजुअल आयन की पता लगा सकते हो। सिमिलरली उन्होंने देखा कि मेरे पास में Na पॉजिटिव A नेगेटिव टाइप का मेरे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और दूसरा उन्होंने बोला कि मेरे पास में M पॉजिटिव
और Cl नेगेटिव टाइप का एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, मुझे ऐसे दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिल गए जिनमें एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारा डिजायरेबल एनायन आ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारा डिजायरेबल कैटायन आ रहा है। सिमिलरली यहां पर उन्होंने देखा कि उनके पास में HCl टाइप का एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर उनका डिजायरेबल H पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या करा कॉलरॉश ने किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस निकालने के लिए क्या करा, पहले उस वीक इलेक्ट्रोलाइट को ऑब्जर्व करा और फिर ऐसे कैटायन ऐसे इलेक्ट्रोलाइट ढूंढे जिनका नेचर स्ट्रांग हो और उन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसा या तो कैटायन हो या तो एनायन हो, दोनों नहीं, या तो कैटायन हो या तो एनायन हो। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? फिर उन्होंने क्या करा देखिए, फिर उन्होंने भाई इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस मिल गई होगी, मिली होगी कि नहीं मिली होगी? बिल्कुल मिली होगी। कैसे मिली होगी? तो उन्होंने बोला कि वी नो, अच्छा पहले उन्होंने इनकी रिएक्शन कैसे करी है देखो। उन्होंने क्या करा, NaA को MCl के साथ रिएक्ट कराया ताकि Na और Cl निकलकर NaCl बना ले और M और A मिलकर आपका Ma बना ले। क्या आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है आप लोगों को? यस। नाउ NaA being a strong electrolyte, NaA being a strong electrolyte, हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस मिल गई होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, जो हमने पिछले वीडियो में ग्राफ सीखा था। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि कॉलरॉश ने कहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, मेरे लॉ से निकाल लो, मेरे लॉ से नहीं निकले तो हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके ग्राफ में इक्वेशन रख के वो जो y = mx + c वाली जो इक्वेशन थी उससे हम लोग ग्राफ से निकाल सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सिमिलरली MCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हमको इसकी भी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस मिल गई होगी। NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस मिल गई होगी। बस रही बात इसकी Ma की जिसकी हमें मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिली। तो अभी हम इसको क्या लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ma एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, अभी ये हमें नहीं मिली। अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। पहले इसको अपन खोल के लिख लेते हैं। कैसे? इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस कैसे मिली होगी, सोचो, लगाओ इसमें कॉलरॉश लॉ, लगाओ इसमें कॉलरॉश लॉ, कैसे मिली होगी इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करा होगा, इसको ऐसा लिखा होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, ये इसका हो गया, प्लस MCl की कैसे मिली होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ M पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस इज इक्वल टू NaCl की कैसे मिली होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। हमें इसकी तो मिली नहीं है तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ma एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, ये आपने इक्वेशन लिख दी। अब आप यहां पर देखो, अगर मैं इस NaCl को इज इक्वल टू के उधर ले जाऊं तो इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये Na से ये Na कैंसल आउट, ये Cl से ये Cl कैंसल आउट। अब यहां पर क्या बच रहा है, आप देखेंगे यहां पर सिर्फ बच रहा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ A नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ M पॉजिटिव इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ma। तो बिना कुछ करे, बिना कोई एक्सपेरिमेंट करे, सिर्फ NaCl, MCl और Na जो आपके तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे उन्होंने इनकी वैल्यूज निकाली, इक्वेशन में रखी, इस तरीके से चेक किया और A पॉजिटिव और A नेगेटिव और M पॉजिटिव की वैल्यू को जोड़ा तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी मिल गई। तो देयरफॉर यहां पर भी आप देखिए कॉलरॉश लॉ ही एप्लीकेबल हो रहा है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ M एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से हमें M पॉजिटिव और A नेगेटिव की वैल्यू नहीं मिल रही थी। तो हमने क्या करा, हमने कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढे जिसमें M भी हो और A भी हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से हमें M की भी वैल्यू मिल जाएगी, A की भी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन साथ साथ में Na और Cl की वैल्यू भी मिल रही है। तो हमने फिर एक ऐसी इक्वेशन बनाई दिमाग लगा के जिसमें NaCl यहां पर एक दूसरे को कट कर दे और सिर्फ क्या बचे M और A। तो हमने इस तरीके से इक्वेशन बनाई
इन सब के इंडिविजुअल आयन की वैल्यूज लिखी, NaCl की वैल्यू से NaCl को कट करा, Ma बचा जिसको हमने जोड़ दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाली मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये टेक्निक समझ में आ रही है? क्या अब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, लाडले बच्चों, क्या अब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके चीज को सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि यहां पर हमारे पास में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.8 आ रहा है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.8 हम लोग गाइज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और वो इसी टेक्निक के ऊपर है। तो लेट मी ब्रिंग द बुक टू गेट द वैल्यूज। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3.8 आप लोग चेक करेंगे। आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस ऑफ NaCl दे रखी है 126.4, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl दे रखी है इस 425.9, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस ऑफ CH3COONA आपको यहां पर दे रखी है 91, और इन सब की यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। और आपको यह बोला गया है दैट व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड। चलो लगाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व वीडियो पॉज करके। हो गया हमारा कोलरॉश लॉ यहां पर खत्म। करो इसको सॉल्व। देखो ऊपर आपके सामने वैल्यू दे रखी है और यही एप्लीकेशन भी है। अब आपको यहां पर दिमाग लगाना है कि CH3COH बनेगा कैसे। तो सबसे पहले क्या करो, प्रोडक्ट साइड CH3COOH लिख लो, क्योंकि ये प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट साइड लिख लिया। अब प्रोडक्ट में मेरे को CH3COO नेगेटिव चाहिए, मतलब रिएक्टेंट साइड कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें CH3COO हो, और वो सिर्फ कौन है, CH3COONA। समझ रहे? तो ये रिएक्टेंट साइड आ गया। अब प्रोडक्ट में क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो यही प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, कंफर्म ये प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। और इसमें मैंने देखा एनायन CH3COO नेगेटिव है। तो अब आपको दूसरा ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें सेम एनायन हो, वो ये था, उसको रिएक्टेंट साइड रख दिया। अब मेरे को एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें H+ हो, और वो H+ मुझे दिख रहा है HCl के अंदर, तो मुझे HCl रिएक्टेंट साइड रखना चाहिए, तभी तो इन दोनों के आपस में रिएक्शन हो। क्या अब यहां पर क्या होगा, देखो Cl और Na मिलकर NaCl बना लेंगे, और CH3COO नेगेटिव और H मिलकर CH3COH बना लेंगे। देखो आपकी रिएक्शन बन गई। समझ में आया? आपको देखना है कि किसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है, उसको प्रोडक्ट साइड रख दो। फिर देखो इसमें एनायन कौन सा है, CH3COO नेगेटिव। तो अब जिनकी वैल्यूज गिवन है उनमें देखो कि आपका एनायन CH3COO नेगेटिव कहां है, इसमें, तो ये जाएगा रिएक्टेंट साइड। फिर क्योंकि कंफ्यूजन होगा ना कि रिएक्शन बनाए कैसे, तो रिएक्शन ऐसे बनेगी। फिर कैटायन कौन दिख रहा है, H+। तो अब आप चेक करो कि H+ काय में है, भाई इसमें H+ नहीं है, हाँ इसमें H+ है, तो ये भी जाएगा रिएक्टेंट साइड। तो ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि ये जो बचा हुआ है ये प्रोडक्ट साइड आएगा CH3COOH के साथ। अब बस यहां पर आपको इनको इंडिविजुअल तोड़ना भी नहीं है, यहां तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। तो HCl की वैल्यू कितनी है, 425.9 प्लस इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 91 इज इक्वल टू 126.4, और इसकी आपको निकालनी है। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको निकालनी है। इन दोनों का सम कर दो और इसका माइनस कर दो, तो 425 प्लस 91 कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 1 6, 9 और 2 11, 1 कैरी 516.9 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 126.4, 5 0 9 एंड 4 में 390.5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH विल बी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज योर आंसर। देख लो कितना इजी है, कितना घटिया। दिस इज योर कोलरॉश लॉ। तो आई गेस अब आप लोगों को कोलरॉश लॉ बहुत अच्छे से आ गया है। एंड अब आप लोग कोशिश करो कोलरॉश लॉ के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की, और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। एंड गाइस बोर्ड एग्जाम, जेई, नीट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट, अनडिशन्ड इंपॉर्टेंट।
पढ़ना ही है, कुछ भी करके पढ़ना है और घबराना नहीं है। वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी होगी, आपको मैनिपुलेट करते आना चाहिए, जो मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज इसको देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हैव अ गुड डे।